The check and balance system of the body, the check and balance system of the body comprises of receptors and effectors for keeping the internal environment of body constant. ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है फीडबैक मैकेनिज्म. The check and balance system of body comprises of receptors and effectors for keeping the internal environment of body constant, called feedback mechanism. जो एग्जाम्पल दे रहा हूं, अगर आप उसको एब्जॉर्ब कर लें तो मुझे खुशी होगी. आपकी किताब का हिस्सा है लेकिन इस चैप्टर का हिस्सा नहीं है. हमारा जो ब्रेन है उससे एक पिट्यूटरी ग्लैंड मौजूद होता है ब्रेन में, और वो हार्मोन रिलीज करता है. हार्मोन का बेटा नाम है ग्रोथ हार्मोन. ये जो ग्रोथ हार्मोन है ये आपके पास ब्लड में आते सारे आ गए क्या? नहीं, कोई भी रह गए? ये जो ग्रोथ हार्मोन है ये रिलीज होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से. ग्रोथ हार्मोन का दूसरा नाम है सोमैटोट्रोपिन. सफी रहमान बेटा बच्चा किसी नहीं आया कुछ रहेगा और ये मेरे पास इसमें कोई लिंक जो है ना वो कोई पार्टिसिपेंट यहाँ आने नहीं है. ग्रोथ हार्मोन का दूसरा नाम है सोमैटोट्रोपिन. ग्रोथ हार्मोन की सीक्रेशन हमारी बॉडी में बढ़ती है ग्रोथ कराने के लिए. कंसंट्रेशन बड़ी ग्रोथ पिट्यूटरी ग्लैंड सीक्रेट कर रहे हैं. जब ग्रोथ हार्मोन की सीक्रेशन बेटा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है कि अब उसकी सीक्रेशन को इनहिबिट करना है. ठीक है, अब उसकी सीक्रेशन को इनहिबिट करना है तो गौर से सुनिएगा कि हमारा जो पेनक्रियास है उसमें ऐसे रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं जो इस बढ़े हुए ग्रोथ हार्मोन की कंसंट्रेशन को डिटेक्ट कर लेते हैं. उसमें ऐसे रिसेप्टर्स मौजूद हैं जो इस बढ़े हुए ग्रोथ हार्मोन की सीक्रेशन को डिटेक्ट कर लेते हैं. ठीक है, मैंने यहां पे लिखा है कंप्राइजेस ऑफ रिसेप्टर्स. तो ये रिसेप्टर्स कहां मौजूद है? पेनक्रियास में मौजूद है. अब उसका इफेक्ट क्या आएगा? पेनक्रियास का इफेक्ट बेटा ये आएगा कि वो एक हार्मोन रिलीज करेगा. उस हार्मोन का नाम है सोमैटोस्टैटिन. हार्मोन का नाम है सोमैटोस्टैटिन. स्टैटिन का मतलब रोकना और सोमैटो का मतलब ग्रोथ हार्मोन. ठीक है, सोमैटो का मतलब ग्रोथ हार्मोन. ये जो सोमैटोस्टैटिन है ये पिट्यूटरी ग्लैंड पे जाके काम करेगा और जब ये पिट्यूटरी ग्लैंड पे जाके काम करेगा ग्रोथ हार्मोन की सीक्रेशन को इनहिबिट कर देगा. ठीक है, ये ग्रोथ हार्मोन की सीक्रेशन को इनहिबिट कर देगा. तो ये आपके पास क्या कहला रहा है? ये आपके पास फीडबैक मैकेनिज्म कहला रहा है. ग्रोथ हार्मोन की सीक्रेशन बढ़ी तो ग्रोथ हार्मोन की सीक्रेशन को इनहिबिट कर दिया. मैंने आपको सिर्फ एक मिसाल दी है. स्टूडेंट्स को आमतौर पर ग्रोथ हार्मोन जरूर याद होता है, इसलिए मैंने आपको ये मिसाल दी. ओके, नेगेटिव फीडबैक.
This term refers to the inhibitory effect in relation to any change in environment. In relation to any change in environment. ठीक है, this term refers to inhibitory effect in relation to any change in environment. आप जरा गौर करें, ग्रोथ हार्मोन की सीक्रेशन बढ़ रही थी, बॉडी ने कम कर दी, तो ये नेगेटिव फीडबैक की मिसाल है. ठीक है, ग्रोथ हार्मोन की सीक्रेशन अगर कम होती तो ग्रोथ हार्मोन की सीक्रेशन बढ़ा दिया जाता. हाइपोथैलेमस उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन भेजता, ग्रोथ हार्मोन की सीक्रेशन बढ़ जाती. ठीक है, तो दोनों ही बात, ग्रोथ हार्मोन की सीक्रेशन कम हो जाए तो बढ़ा दिया जाएगा, ठीक है, बढ़ जाए तो कम कर दिया जाएगा. तो हमारी बॉडी में ये सारे हार्मोन्स अगर काम करते हैं तो वो आपके पास इसी तरीके से काम करते हैं. वो आपके पास काम करते हैं, इसी तरीके से काम करते हैं कि बढ़ जाए तो कम कर दें, कम हो जाए तो बढ़ा दें. जो जरूरी मिसालें वो आपको याद रखनी चाहिए. किसी ने 3 वक्त का खाना एक साथ खा लिया, अब उसके ब्लड ग्लूकोज की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी. अब जो ब्लड ग्लूकोज लेवल उसका बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो जब वो ग्लूकोज लिवर से गुजरेगा तो लिवर क्या करेगा, उसको रोक लेगा, उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल फिर से कम हो जाएगा. तो ग्लूकोज लेवल बॉडी के अंदर बढ़ा, बॉडी ने उसको कम कर दिया ग्लाइकोजन बनाकर. और किसी इंसान ने रोजा रखा था, ग्लूकोज कम हुआ, तो लिवर पे ग्लूकागोनिक हार्मोन है जो पैनक्रियास से आता है, वो एक्शन करता है, जो ग्लाइकोजेनोलाइसिस करता है, तो ग्लूकोज की कंसंट्रेशन बढ़ा दी. मैं जितनी एग्जांपल्स दे रहा हूँ ये सारी बातें अपने सपोर्ट करने के लिए एग्जांपल्स दे रहा हूँ. आप अपनी किताब में इंशाल्लाह चैप्टर 3 में ये सारे हार्मोन्स एंडोक्राइनोलॉजी पढ़ेंगे तो आपको ये चीज याद हो जाएगी. और इसमें बहुत सारी मिसालें. आपको एक छोटी सी बात बताऊं, टाफ लफ्ज यूज करूं, टाफ. टाफ के जो बच्चे होते हैं उनका हार्ट जो है वो एबनॉर्मल होता है. ठीक है, टाफ के जो बच्चे होते हैं उनका हार्ट जो होता है वो एबनॉर्मल होता है. उनका हार्ट जो होता है वो एबनॉर्मल होता है. और उनमें खून चाहिए, उनका 17-18 होता है. तो आपको पता है अस्पताल बुला के उनको क्या करते हैं, अस्पताल बुला के उनको उनका ब्लड बोतल में डलवाते हैं. मतलब ये कि आमतौर पे जो ब्लड डोनेट करने के लिए बोतल में डाला जाता है वो डालते हैं, वो बोतल फेंक देते हैं क्योंकि उनके जिस्म में ज्यादा खून होगा. अल्हम्दुलिल्लाह मैं और आप, अगर ब्लड जो है हमारी बॉडी में 52 लाख पर क्यूबिक मिलीमीटर रेड ब्लड सेल्स हैं, तो उनकी नंबरिंग मेंटेन्ड है. कम हो जाए तो बढ़ा दी जाती है, ज्यादा हो जाए तो कम कर दी जाती है. हर चीज जो है वो मेंटेन, और ये नेगेटिव फीडबैक के जरिए की जाती है. ठीक है, मैं मिसालें देने के लिए बहुत सारी है लेकिन फिलहाल इतनी याद रखें. इसके बाद आइए पॉजिटिव फीडबैक. This term refers to the excitatory effect. This term refers to the excitatory effect in relation to any change in environment. In relation to any change in environment. तो ये क्या कहलाता है आपके पास, ये कहलाता है आपके पास पॉजिटिव फीडबैक.
बॉडी में कोई चीज बढ़ी, बॉडी क्या करे उसको और बढ़ा, बॉडी के अंदर कोई चीज कम हुई, बॉडी क्या करे उसको और कम कर। ठीक है, सुन लीजिए गौर से। क्या आपने गौर किया है क्या आम के मौसम में गर्मियों में कोयल की आवाज आती है, सर्दियों में आवाज नहीं आती? तो किताबें यहाँ पे उसके जिस्म में पॉजिटिव फीडबैक की मिसाल देते हैं कि उसकी बॉडी के अंदर गर्मियों के सीजन में अगर आपके पास एक एस्ट्रोजन हार्मोन है जिसकी वजह से वो गाना गाती है, उसकी कंसंट्रेशन बढ़ती है तो उससे वो गाना गाती है। एस्ट्रोजन अगर एड्रिनल ग्लैंड रिलीज कर रहा है तो ओवरी क्या करती है, ओवरी मजीद एस्ट्रोजन की सिक्रीशन को बढ़ा देती है, एस्ट्रोजन हार्मोन, तो जिसकी वजह से वो गाना गाती है। तो एक चीज बॉडी के अंदर बढ़ी, कोयल के अंदर जो है वो एस्ट्रोजन की सिक्रीशन बढ़ी, बॉडी ने क्या किया, बॉडी के दूसरे ऑर्गन ने एस्ट्रोजन की सिक्रीशन और बढ़ा दी। ये आपके पास पॉजिटिव फीडबैक, ठीक है। और दूसरी मिसाल आपको पता है होता है, ठीक है, अगर किसी को फीवर होता है, मैं यहां लिख रहा हूं, अगर किसी को इन्फेक्शियस फीवर होता है, इन्फेक्शियस बुखार होता है, तो बॉडी का टेम्परेचर आपका 98 डिग्री फ़ारेनहाइट पॉइंट समथिंग है, तो बॉडी का टेम्परेचर क्या हुआ, बॉडी का टेम्परेचर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट तक फर्स्ट करें पहुंच गया, तो बॉडी बजाय उसको 100 से 98 पे करने के बजाय उसको जो है वो 101 या 102 कर देती, 101 या 102 फ़ारेनहाइट तक बढ़ा देती, फॉर मेकिंग डिफिकल्ट टू वर्क, ठीक है, फॉर मेकिंग पैथोजेंस डिफिकल्ट टू वर्क, ताकि पैथोजन जो है वो काम ना कर सके, ठीक है। पैथोजन जो है उसमें बैक्टीरिया है, प्रोटोजोन है, उनका असल हथियार क्या होता है, उनका असल हथियार जो है वो उनके एंजाइम्स होते, उनके अंदर बॉडी मौजूद प्रोटीन होते। जब बॉडी का टेम्परेचर और बढ़ जाता है तो बॉडी का टेम्परेचर मजीद बढ़ने की वजह से क्या होगा, मजीद बढ़ने की वजह से अब उनको काम करने में दुश्वारी होती है, ठीक है। अब क्या होगा, उनको काम करने में दुश्वारी होगी। 3 दफा बंद हो चुका है, मैं नहीं कुछ डिस्कनेक्ट हो रही थी। तो इससे क्या होता है आपके पास, इससे पैथोजन जो है वो काम करने में प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। चलिए, ये आपके पास पॉजिटिव फीडबैक की मिसाल है। मिसालें देने के लिए मेरे पास और भी बहुत सारी हैं, लेकिन आपने अगेन कह रहा हूं एंडोक्राइनोलॉजी में आपको मिसालें मिलेंगी। अच्छा, स्टूडेंट्स की बात ध्यान में आता है सर, तो अगर बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा है, बॉडी ने और बढ़ा दिया, तो कभी तो ये नीचे आता होगा, तो भाई अल्टीमेटली वो नेगेटिव फीडबैक की तरफ आ जाता है, ठीक है। टेम्परेचर कभी ना कभी कम तो करना है, वरना तो बंदा मर जाएगा, ठीक है। तो हम टू सम एक्सटेंट पॉजिटिव फीडबैक की मिसाल तो कर रहे हैं। आप मुझे एक बात बताएं, बुखार चढ़ने के बाद अगर 102 पहुंचे कभी तो उसको 98 पे भी आना है ना उसके बाद, तो उस वक्त फिर उसमें नेगेटिव फीडबैक काम करेगा, लेकिन फॉर द टाइम भी यहाँ पे पॉजिटिव काम कर रहे हैं। तो बिल्कुल इसकी ना कोयल की मिसाल भी यही है, भाई सर्दियों में तो गाना नहीं गाती, तो एस्ट्रोजन कभी ना कभी तो कम आएगा ना, कम होगा ना, तो फॉर द टाइम बीइंग उसने पॉजिटिव फीडबैक वाला पाथ फॉलो किया, बट लेटर ऑन क्या कहते हैं, वो नेगेटिव फीडबैक की तरफ आ जाएगी, ठीक है। चलें, इस टॉपिक का बेटा पढ़ाने का असल मकसद ये है कि पॉजिटिव फीडबैक इज नॉट कंसीडर्ड एज अ पार्ट ऑफ होम्योस्टेसिस। पॉजिटिव फीडबैक होम्योस्टेसिस का पार्ट कंसीडर नहीं किया जाता, बट नेगेटिव फीडबैक इज, ठीक है। नेगेटिव फीडबैक होम्योस्टेसिस का पार्ट, क्योंकि हमने होम्योस्टेसिस को डिफाइन किया, द मैकेनिज्म ऑफ मेंटेनिंग कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ बॉडी। और अगर आप नेगेटिव फीडबैक की डेफिनेशन देख रहे हैं या फीडबैक मैकेनिज्म की डेफिनेशन देख रहे हैं, तो ये होम्योस्टेसिस की डेफिनेशन से मिलती जुलती है,
So this is actually the part of negative feedback, especially the part of homeostasis. But positive feedback is not the part of it. Okay? Positive feedback उसका हिस्सा कंसीडर नहीं किया जाता. ठीक है, चलें, नोट करना है तो कर सकते हैं, कोई बात पूछनी है तो पूछ सकते हैं. चैप्टर 1 यहाँ पे एंड हो गया, उसके बाद चैप्टर 2 की बात करेंगे इंशाल्लाह. कोई ऐसा तो नहीं कर रहे कि जब मर्जी आ रहे कैंपस क्लास ले रहे हैं और जब मर्जी आ रहे ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं. आपको अपना रिदम मेंटेन करना चाहिए. ठीक है, आई डोंट थिंक सो कि किसी के पास कोई इतना ग्रेविटाइज रीजन होगा कि जब मर्जी आए कैंपस हो जब मर्जी आए. वो मुझे आप पीछे स्टैंड कम नजर आ रही. इट शुडंट बी. ठीक है, कोई बहुत हद तक मजबूरी है तो आप ऑनलाइन आ जाए, वरना क्या कहते हैं. और मेरे ख्याल से तो शायद आप सेंटर वालों ने इसके लिए परमिशन रखी होगी. आई थिंक सो. वायरस को मारने के लिए बॉडी हम व्हाइट ब्लड सेल एक केमिकल सब्सटेंस रिलीज करते हैं. कैन समवन नेम इट? कोई नाम बता सकता है? अदरी रजा नहीं आएगा. हाँ हाँ, केमिकल्स कौन से क्या कहलाते हैं? और वो एक बच्ची कहाँ गई, कहाँ बैठी थी? बीच में बैठी हुई. आश्रम बेटा आप ड्रेसिंग रूम कोने में बैठी थी ना. तुम्हारी सीट यही है वैसे. ठीक है, 1 2 3, ताकि मेरी नजर जाए पूछने के लिए तो मैं फौरन पूछ सकूं. हाँ बोलें. वायरस को मारने के लिए केमिकल रिलीज होता है, बॉडी रिलीज करती है. वो भी मोस्ट ऑफ द टाइम पॉजिटिव फीडबैक ही शो करता है. क्या नाम है उसका? फर्स्ट ईयर में पढ़ा है आप. दिस स्टार्ट्स विद आई. दुआ बोलो. क्या बोल एक्सेलेंट. इंटरफेरॉन्स. इंटरफेरॉन्स वायरली इन्फेक्टेड सेल्स भी रिलीज करते हैं, इसके अलावा लिम्फोसाइट्स भी रिलीज करते हैं. जब वो रिलीज होता है तो मजीद इंटरफेरॉन्स का रिलीज है, पॉजिटिव फीडबैक नहीं आता. कहने का मकसद है सो मेनी एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव फीडबैक. जी हाँ, ब्लड क्लॉटिंग भी आपके पास पॉजिटिव फीडबैक है. और विजात चाहते हैं तो सुन लीजिए, हमारी बॉडी में टोटल 16 क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं. शायद आपने नाम सुने में होंगे. उसमें कैल्शियम है, पिप्रोथ्रोम्बिन है, फिब्रिनोजेन है, एंटीमोफिलिक फैक्टर है.
एक रिलीज होता है, उसके बाद दूसरा रिलीज होता है, दूसरा फिर तीसरा, पूरी चेन ऑफ रिएक्शन होती है। 16 आप समझ लें कि ऑलमोस्ट 16 में से मोस्ट ऑफ दी 8-10 ये एक साथ काम करते हैं, और एक रिलीज होता है, फिर उसके बाद एक चेन ऑफ रिएक्शन होती है, उसके बाद फिर क्लॉटिंग होती है। तो क्लॉटिंग जो है वो भी आपके पास पॉजिटिव फीडबैक नहीं आता। और कोई एग्जाम्पल ऐड करेगा? सर जो हमने किडनी पढ़ी थी उसमें 10 साल पहले नहीं, अभी जब हमने पढ़ा था तो उसमें जब हमारी बॉडी में वाटर लेवल ज्यादा हो जाता है तो ब्रेन एंटी डायबिटिक हार्मोन प्रोड्यूस करता है। ऐसे एंटी डायबिटिक इनका कहना सुनेगा, हमारी बॉडी में पानी ज्यादा हो गया है तो एंटी डायबिटिक हार्मोन नहीं तब नहीं करेगा। जब हमारी बॉडी में पानी ज्यादा हो जाएगा तो एंटी डायबिटिक हार्मोन की क्वांटिटी कम हो जाएगी, कम प्रोड्यूस होगा और डाइल्यूट होगा, ठीक है। ऑप्शन कम हो जाएगा। तो ये पॉजिटिव फीडबैक में आएगी, नेगेटिव में आएगी? नेगेटिव में आएगी बिल्कुल। 1000 1,00,000 एग्जाम्पल हो सकते हैं। सर पॉजिटिव के अंदर होता है चाइल्ड लेबर के बाद, चाइल्ड बर्थ के बाद, लेबर के बाद, मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद, ब्रेस्ट फीडिंग के बाद, लैक्टेशन होती है और राइटिंग ऑफ फ्रूट के बाद थायराइड डिजीज होता है और ब्लड क्लॉटिंग और सर डाइजेशन के बाद पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। एक मिनट मुझे नहीं जाना नहीं है, ठीक है। ये आखिरी वाली एग्जांपल बोलो, क्या दोबारा से आखिरी वाली? सर डाइजेशन के अंदर पेप्सिन में रिलीज हो जाता है, जब तक सारा खाना डाइजेस्ट नहीं हो जाता। तो उससे पॉजिटिव फीडबैक कहां पर? तो सर जब तक वो इंक्रीज हो रहा है ना। ये आपकी फजूल एग्जांपल। अच्छा सर राइटिंग ऑफ फ्रूट आपका मैंने कहा दोबारा कह रहा हूं, कहीं मुझे नहीं जाना, ठीक है। आप जरा इसकी वजाहत तो करें, पॉजिटिव फीडबैक कैसे पेप्सिन? सर ये मेरे ख्याल से इंक्रीज हो रहा है, मैंने पढ़ा भी था आने से पहले, उसके अंदर लिखा हुआ था कि डाइजेशन इज एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव फीडबैक बिकॉज़ इसके अंदर इंक्रीज हो रहा है पेप्सिनोजन का कन्वर्जन इनटू पेप्सिन अंटिल उन्हें सारा खाना डाइजेस्ट नहीं हो जाता, उसके बाद वो वापस नेगेटिव फीडबैक से फॉलो होता है और वो देखें एग्जांपल आपकी आर्ग्यूएबल है कि जब डाइजेशन होती है तो आप इसको कह सकते हैं कि एक डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज हो रहा है, हमारी आंखों ने खाने को देखा तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम क्या कर रहा है, गैस्ट्रिन सेक्रेटिन इन हार्मोन्स के रिलीज को बढ़ाता है ताकि सारी डाइजेस्टिव सिक्रीशन जो बढ़ जाए। तो ये अगर एक का रिलीज होगा तो बाकी भी रिलीज होंगे, तो इसके अंदर आ। लेकिन ऑल अलोंग अगर आप पेप्सिनोजन को कमेंट करेंगे ना तो पेप्सिनोजन मजीद पेप्सिन के रिलीज को प्रमोट नहीं करता। तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स ऑल टुगेदर तो आप कह सकते हैं क्योंकि वो सेक्रेटिन कोलिसिस्टोकाइनिन हार्मोन्स के रिलीज को प्रमोट करता है, तो उसकी वजह से वहां पे आपके पास ये हार्मोन रिलीज हुए तो उन्होंने सिक्रीशंस को बढ़ाया ऑल टुगेदर डाइजेस्टिव सिस्टम, लेकिन नॉट ओनली पेप्सिन। चलो और भी बात? सर नेगेटिव फीडबैक में ये भी हो सकता है कि जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, नहीं सॉरी, जब हमारी बॉडी का जिसका टेम्परेचर लो हो गया तो वैसे कंस्ट्रक्शन हो जाएगी और साथ में स्वेट प्रोड्यूस नहीं होगी और इनवॉलंटरी मसल कॉन्ट्रैक्शन होगी, शिवरिंग, और जिसकी वजह से हीट पेन हो सकती है। क्या करूं उसका? पूरी बात बता दो, उसका करूं क्या? किसके लिए? नेगेटिव फीडबैक के लिए। हाँ मैं कह रहा हूँ 1,00,000 एग्जाम्पल हो जाए, बिल्कुल सही। और बोले जितने हार्मोन हैं, आप मिसाल के तौर पे फिर तो हर एग्जाम्पल बंदी फॉर एग्जाम्पल पैराथॉर्मोन है, ठीक है। पैराथॉर्मोन है, कैल्शियम की सिक्रीशन कम हो गई, पैराथॉर्मोन रिलीज हुआ, कैल्शियम की सिक्रीशन, कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन हो गई, कैल्शियम लेवल बढ़ गया, ठीक है। हर स्टेप पे एल्डोस्टेरोन है, सोडियम की कमी हो गई थी बॉडी में, एल्डोस्टेरोन हार्मोन रिलीज हुआ, सोडियम की कंसंट्रेशन बढ़ गई, ठीक है। नेगेटिव फीडबैक सो मेनी एग्जांपल, 1-2 लाख तो हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ जाएं, चैप्टर 2 की तरफ आ रहा हूँ। मस्कुलर सिस्टम के बारे में बात करने जा रहा हूँ। उसके अंदर 2 मेजर सिस्टम्स आपको मिलेंगे, एक स्केलेटल सिस्टम और एक मस्कुलर सिस्टम, जूलॉजी पार्ट में, और बॉटनी पार्ट आपको उसके साथ साथ और मिलेगा। चैप्टर है बेटा आपके पास सपोर्ट एंड मूवमेंट।
इसमें जोलॉजी में दो मेजर पार्ट्स आपको मिलेंगे, मस्कुलर सिस्टम और स्केलेटल सिस्टम। सबसे पहले मैं आपसे मस्कुलर सिस्टम के बारे में बात करूं। ठीक है, सबसे पहले आपसे बात की जा रही है मस्कुलर सिस्टम के बारे में। मस्कुलर सिस्टम में बेटा हम बात करेंगे आपसे सबसे पहले मसल के बारे में। मसल का वर्ड कहां से आया? मसल का वर्ड कहां से आया? जी, मसल का वर्ड कहां से आया? मसल का वर्ड आया है माउस, चूहे से। चूहे के बारे में बात करें तो वो चूहा ऐसा होता है, इसका ये भी एंड पॉइंटेड है, ये भी एंड पॉइंटेड। अगर हम एक मसल के बारे में बात करें तो मसल के अंदर आपको उसके एंड जो है आपको पॉइंटेड मिले। ठीक है, आपको उसके एंड जो है वो पॉइंटेड मिलेंगे। ओके, मसल की बात करें तो मसल क्या है? एक्चुअली टिश्यू है। ठीक है, मसल क्या है? एक्चुअली टिश्यू। और टाइप ऑफ टिश्यू कॉन्ट्रेक्टाइल इन नेचर। इसकी खास बात यह है कि वो साइज में छोटा बड़ा हो सकता है। ठीक है, टाइप ऑफ अ टिश्यू दैट इज कॉन्ट्रेक्टाइल इन नेचर। ठीक है, जो कि दरअसल आपके पास कॉन्ट्रेक्टाइल होता है। चलें, सबसे पहले आपने बेटा पढ़ना क्या है? सबसे पहले आपने पढ़ना है मसल्स की टाइप्स पढ़नी। ठीक है, मसल्स की टाइप्स पढ़नी है, मसल्स की यानी क्लासिफिकेशन आपने पढ़नी है। ब्लड कौन सा टिश्यू है? कनेक्टिव। ठीक है, ब्लड कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है? यानी कि चैप्टर में एक मस्कुलर सिस्टम है, एक स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम में आपके पास हड्डियां आ जाती, हड्डियां भी कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड भी कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू कैसे डिफाइन करें? हाउ विल डिफाइन कनेक्टिव टिश्यू? चले सोचें, आप नहीं बता रहे, मैं भी नहीं बता रहा हूं। ठीक है, 9 की चीज है और ये चीज आनी चाहिए कि कनेक्टिव टिश्यू कैसे कहते हैं। आप बता रही हैं बेटा, कनेक्टिव टिश्यू कैसे कहते हैं? Connective tissues are those tissues whose cells are immersed in a cellular matrix, and their function is to connect at the locus. For example, एक मिनट, डेफिनेशन तुमने आखिरी वर्ड जो बोला उसको जरा क्लियरली बोलो। connective tissues are those tissues whose cells are immersed in a matrix. बस, आपने कहा सेलुलर मैट्रिक्स, जो मेरे सुनने में आया ना, सेलुलर मैट्रिक्स नहीं, वो सेल्स आर इमर्स्ड इन मैट्रिक्स। गुड, एक्सीलेंट, जबरदस्त। कनेक्टिव टिश्यू उसे कहते हैं जिसमें सेल्स जो है वो किसी मैट्रिक्स में मौजूद, फ्लूइड मैट्रिक्स में मौजूद। हमारे जो रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स क्या प्लाज्मा में मौजूद होते हैं? होते नहीं होते? 40% सेल है, 60% प्लाज्मा है। तो हमारा ब्लड इसलिए कनेक्टिव नहीं है कि वो एक बॉडी के पार्ट को दूसरी बॉडी के पार्ट से कनेक्ट कर रहे हैं। डेफिनेशन ये है ही नहीं। When cells are immersed in a fluid matrix, it is called connective tissue। हड्डियां कनेक्टिव टिश्यू हैं। इंशाल्लाह मैं आपको पूरी हिस्टोलॉजी बताऊंगा, क्योंकि आपको अपने प्रैक्टिकल में बकायदा माइक्रोस्कोप से स्लाइड पहचाननी होती है कि ये बोन की स्लाइड है या कार्टिलेज की स्लाइड। आपको उसकी हिस्टोलॉजी पता होगी तो ही आप पहचान सकेंगे।
तो एक बोन के बारे में अगर आपसे बात करूं कि सेल्स जो है, बोन के अंदर जो सेल्स होते हैं वो मैट्रिक्स के अंदर इमर्ज हुए, वो एम्बेडेड होते, ठीक है। तो इसलिए बोन कनेक्टिव टिश्यू। वरना कोई कहेगा कि भाई बोन में और ब्लड में तो कोई रिजेम्बलेंस ही नहीं, वहां भी सेल्स मैट्रिक्स में मौजूद है, वहां भी सेल्स मैट्रिक्स में मौजूद, ठीक है। चलें, हाँ फिलहाल हम मस्कुलर सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले बेटा इसकी क्लासिफिकेशन के बारे में आपसे बात कर रहा हूं कि इसकी क्लासिफिकेशन आपके पास क्या है। क्लासिफिकेशन है आपके पास अकॉर्डिंग टू लोकेशन। मसल्स की टाइप्स में आपको मिलेगी अकॉर्डिंग टू लोकेशन, स्केलेटल मसल्स, कार्डियक मसल्स, कार्डियक मसल्स, तीसरी टाइप आपको मिलेगी विसरल मसल्स, स्केलेटल मसल्स, कार्डियक मसल्स एंड विसरल मसल्स। विसरास कहते हैं हॉलो ऑर्गन्स, ठीक है, विसरास कहते हैं हॉलो ऑर्गन्स। स्केलेटल, कार्डियक एंड विसरल मसल्स। ये मैंने आपके सामने एक स्केलेटल मसल बनाया हुआ है। सबसे पहले तो आप इसके पार्ट्स देख लें कि स्केलेटल मसल के पार्ट्स कौन से हैं। ये दरमियान वाला पार्ट कहलाता है बेली, और इसके जो एंड्स आपको नजर आ रहे हैं जिससे ये हड्डी के साथ जुड़ा हुआ होता है, ये कहलाते हैं टेंडन्स, ठीक है। ये देखिए, अगर हम अपने बाइसेप्स के बारे में बात करें तो आप ये देख लें जरा, इसके अंदर ये टेंडन है, ये टेंडन, और ये दरमियान वाला पार्ट जो है आपके पास बेली। दिस इज टेंडन, दिस इज टेंडन। स्केलेटल मसल्स की खास बात है हमारे स्केलेटन से जुड़े हुए, ठीक है। These are the muscles which are found attached with the skeleton, which are found attached with skeleton। जो skeleton के साथ जुड़े हुए होते हैं उसको हम कहते हैं skeletal muscles। कार्डियक मसल्स कौन से हैं? जो हार्ट में मौजूद, ठीक है। तो कार्डियक मसल्स को हम डिफाइन करेंगे, दीज आर द मसल्स ऑफ हार्ट। हमारा हार्ट जिन मसल्स का बना हुआ है वो कहला रहे कार्डियक मसल्स। विसरल मसल्स, विसरास कहलाते हैं हॉलो ऑर्गन्स। हमारे लंग्स अंदर से हॉलो है, हमारा पूरा गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट अंदर से हॉलो है, गॉल ब्लैडर हॉलो है, यूरिनरी ब्लैडर हॉलो है, ठीक है। तो ये मसल्स कहलाएंगे विसरल मसल्स। These are the muscles of विसरास, ठीक है। विसरास कहते हैं हम हॉलो ऑर्गन्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मसल्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, यूरिनरी ब्लैडर, लंग्स वगैरह, ठीक है। ये हमारे पास क्या है? अच्छा, एक चीज और बता दूं, हमारी जितनी भी ब्लड वेसल्स है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम, यूरिनरी ब्लैडर, लंग्स, ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, वेन्स, ये सारी की सारी आपके पास विसरल मसल्स रहती है,
ठीक है। और मैंने कार्डिक मसल्स में पहले यहाँ पे हार्ट नहीं बनाया, आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो हमारा जो हार्ट है उसमें आपके पास एट्रिया और वेंट्रिकल जो भी है, पूरा हार्ट जो कार्डिक मसल्स का बना। एओर्टा मैंने इसलिए नहीं बनाया कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे, एओर्टा जो है उसके मसल्स स्मूथ मसल्स होते हैं, वो कार्डिक मसल्स नहीं होते, ठीक है। एओर्टा या इंफीरियर मैंने क्या हुआ, कोई भी मैंने ऐसी चीज नहीं बनाई, वो सारे के सारे विस्टल मसल्स। चलिए कोई सवाल करना है तो पूछो। क्या बताया? ब्लड वेसल्स आर्टरीज से क्या बताया आपने? मैंने कहा ब्लड वेसल्स आर्टरीज और वेन जिन मसल्स की बनी होती हैं वो विस्टल मसल्स होते हैं। हम लोगों में क्या प्लास्टिक पाया जाता है क्या? हमारी आर्टरीज वेन्स प्लास्टिक की हो सकती हैं या नहीं हो सकती हैं? तो किस जो मसल्स की बनी है तो वो आपके पास विस्टल मसल्स। बाद लोगों को ये कंफ्यूजन होती है कि कार्डिक मसल्स तो नहीं, कार्डिक नहीं, विस्टल मसल्स। सर विस्टल मसल स्मूथ मसल्स है ना? Another name of visceral muscle is smooth muscles, ठीक है। आगे बात आ रही है, अभी यहाँ पे क्लासिफिकेशन